दोस्तों नमस्कार। आज हम कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ टेस्ट नंबर 3 के साथ हैं। आज हम केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने अपने मार्क्स जो है आउट ऑफ 10 कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विथ कॉपर लीड्स टू रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड बनाने के लिए कॉपर के साथ कौन सा और मेटल यूज़ होता है? तो रोल्ड गोल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें रोल्ड गोल्ड क्या है? रोल्ड गोल्ड जो है ये है नकली सोना। नकली सोना बना रहे हैं हम कॉपर के साथ, तो जो एक सब्सटेंस बना रहे हैं उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसके टुकड़े को, अगर इतना बड़ा टुकड़ा आपने एलॉय बनाया है, अगर आप इतना टुकड़ा तोड़ें या पूरा पीस लें, सब में जो रेशियो ऑफ मेटल्स है, रेशियो ऑफ मेटल है वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। तो आपको कुछ एलॉय के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसका आंसर क्या होगा? कॉपर किसके साथ मिलकर रोल्ड गोल्ड बनाता है? वो बनाता है एल्यूमिनियम के साथ। शायद आंसर भी यही है। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाता है? रोल्ड गोल्ड बनाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉपर के साथ और कौन सारे जो एलॉयज हैं वो बन रहे हैं। तो अब बताइए, कॉपर के साथ हम जिंक मिलाते हैं तो क्या बनता है? सिमिलरली कॉपर के साथ अगर हम टिन मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो जैसे हम जिंक मिलाएंगे तो उसमें बनेगा ब्रास, अगर टिन मिलाएंगे तो वो बनेगा ब्रॉन्ज। और इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता होगा आपको, तो याद करने का तरीका है इसको। देखो, याद रखना हमेशा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, तुमको जेड हमेशा चाहिए। ठीक है, अगर जेड लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो राइट हैंड साइड नहीं आएगा, अगर राइट हैंड साइड आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा। जेड मतलब देखो यहाँ जेड है या फिर यहाँ जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जेड आ गया, मतलब कॉपर प्लस जिंक पूछ रहा है तो राइट हैंड साइड में ब्रॉन्ज नहीं होगा क्योंकि जेड ऑलरेडी आ चुका है इसमें ब्रास हो जाएगा। उसी तरह अगर कॉपर प्लस टिन की बात करते हैं तो कॉपर प्लस टिन में देखो जेड इधर नहीं आया, इसका मतलब जेड इधर आएगा, इसलिए ब्रॉन्ज इधर हम लिख देंगे। तो ये सिंपल एक तरीका है याद करने का कि ब्रास और ब्रॉन्ज में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, अब कॉपर और टिन हो गया, ये मिला के क्या बनाया? ये मिल के ब्रॉन्ज बनाया। लेकिन हम कॉपर प्लस टिन प्लस थोड़ा हम जिंक इसमें मिला देते हैं तो क्या बना देता है? ये बनाता है गन मेटल। ये बनाता है गन मेटल, जो कि फायर आर्म्स की बॉडी को बनाने में यूज़ होता है। इसी कॉपर को हम जिंक के साथ लेंगे और इसके साथ हम मिला देंगे थोड़ा सा निकल। अगर निकल मिला देते हैं तो ये बना देता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक हो गया गन मेटल, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल हो गया जर्मन सिल्वर। ऑलराइट, हमने कॉपर के कुछ एलॉयज को देखा, अब हम देखेंगे कुछ एल्यूमिनियम के एलॉयज को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्यूमिनियम के एलॉयज को देखेंगे तो एल्यूमिनियम को अगर हम मैग्नीशियम के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाता है? ये बनाता है मैग्नीलियम। इसी एल्यूमिनियम को जब हम मैग्नीशियम के साथ मिलाते हैं और थोड़ा सा उसमें कॉपर भी डालते हैं तो क्या बनाता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर को जो मिक्स करते हैं तो क्या बनाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। इसको एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, इसको एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस कॉपर। कुछ और एलॉयज की अगर बात करें तो अपने सराउंडिंग में अगर आप देखिएगा तो एक होता है निक्रोम यूज़ होता है। कहाँ यूज़ करते हैं निक्रोम को? निक्रोम को हम यूज़ करते हैं हीटर कॉइल्स में। हीटर कॉइल्स में ये किस चीज़ से बना होता है? अगर निकल है तो निकल ले लेंगे, उसके बाद ले लेंगे क्रोमियम, उसके बाद ले लेंगे आयरन। हम अगर सोल्डर की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ज्वाइन करने में यूज़ होता है, तो सोल्डर में क्या रहता है? सोल्डर में रहता है पीबी यानी कि लेड, इसके साथ रहता है एसएन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि अगर आप पूछेगा कि परमानेंट मैग्नेट में जो एलॉय का कंपोनेंट है वो क्या क्या है, तो परमानेंट मैग्नेट की अगर बात करें तो उसमें आप लिखेंगे एल्युमिनियम है इसमें, निकल है इसमें, कोबाल्ट है इसमें और आयरन है इसमें। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ बताइएगा कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में होता है? विटामिन का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, चलिए मुझे अब एक चीज़ और बताइए कि विच वाज द फर्स्ट एलॉय दैट वाज यूज्ड बाय ह्यूमन रेस।
ह्यूमन रेस ने पहला ऐसा कौन सा एलॉय है जिसको ह्यूमन रेस ने यूज किया है? तो ये मेरे हिसाब से ब्रॉन्ज होना चाहिए। ठीक है, आप जरूर इसको वेरीफाई करेंगे। अब अगर आप गोल्ड प्लेटिंग यूज़ करते हैं या गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, हम ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो वो लोग गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, सोने की परत चढ़ाते हैं। तो सोने की परत चढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटासियम साइनाइड, जो कि होता है काफ़ी पॉइजनस। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने काफ़ी फैक्ट्स देखे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग शोज हाइएस्ट मेलिएबिलिटी? आप जानते हैं किसी भी मेटल की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, मेटल्स को आप शीट बना सकते हैं इसकी। डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मेटल से आप वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट मेलिएबिलिटी। अगर इसने मेलिएबिलिटी की बात की है, आप इसमें लिखेंगे गोल्ड। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा या डक्टाइल मेटल कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल जो होता है वो होता है गोल्ड। इसके बारे में मैंने रिवीजन सीरीज़ में डिटेल से बताया था कि अगर 1 मीटर को आप खींचेंगे तो कितना लंबा तक जा सकता है। अब मुझे बताइए कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी? हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो सिल्वर की होगी। अच्छा, अब एक फैक्ट और बताइए मेटल में ही कि सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा होगा? सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा होगा? ये होगा लिथियम। अगर लाइटेस्ट की बात की हमने तो सबसे हैवीएस्ट कौन सा होगा? सबसे भारी मेटल कौन सा होगा? वो होगा ऑस्मियम। ऑस्मियम। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ऐसा मेटल कौन सा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है कि हथेली में रखोगे इसको तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो 2 मेटल होता है इसमें, ये होता है गैलियम एंड सीजियम। देखिए ये जो एलिमेंट का शब्द दिया जा रहा है दैट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आपको कहीं दूसरा कुछ मिला तो आप उसको छोड़ के इसको याद करिए। दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक, आई हैव प्रूफ ऑफ इट। तो जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है किसका होता है? गैलियम एंड सीजियम। और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया रहता है उसे ही पूछते हैं वो लोग उठा के। और एनसीईआरटी में इतने सारे मेटल्स की ही चर्चा है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 चीज़ बाहर से लिया था, बट इसमें बिल्कुल सारा एनसीईआरटी वाला ही है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें किसका है? गैलियम है और सीजियम है। अब मुझे बताइए कि सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा होगा? ऐसा मेटल जिसको हम चाकू से काट सकें। तो ऐसा 2 मेटल होता है, वो कौन सा होता है? सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम, चाहे सोडियम लीजिए या पोटासियम लीजिए, ये बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, इसको चाकू से भी कट किया जा सकता है। अब बताइए जो फायर क्रैकर होता है, फायर क्रैकर में कलर्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें ग्रीन कलर भी आएगा, रेड कलर भी आएगा। ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है और रेड कलर किसकी वजह से आता है? ये देखिए, ग्रीन कलर जो आएगा ये आएगा बेरियम की वजह से, और रेड कलर जो आएगा वो आएगा स्ट्रोंटियम की वजह से। ठीक है, फायर क्रैकर हमने देख लिया। अब देखिए ऐसा मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन सा मेटल है? वो है मरकरी। अब मुझे हार्डेस्ट मेटल बताइए। हमने सॉफ्टेस्ट देखा, सोडियम और पोटासियम, तो अब ये भी बनता है कि हम हार्डेस्ट के बारे में जानें। तो हार्डेस्ट मेटल कौन सा हो जाएगा? हार्डेस्ट मेटल हो जाएगा क्रोमियम। अब क्रोमियम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? क्रोमियम का यूज़ आप देखेंगे कि हम लोग कोरोजन प्रोटेक्शन में करते हैं। जब हम क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील। अब जब स्टेनलेस स्टील की बात हुई तो ये भी जान लेते हैं इसके बारे में कि स्टेनलेस स्टील में क्या होता है। ये एलॉय होता है। बेस मेटल क्या है? आयरन है। इसके साथ क्या होता है? कार्बन होता है। इसके साथ क्या होता है? निकल होता है। इसके साथ क्या होता है? क्रोमियम होता है। ये सारे कंपोनेंट्स जो आयरन में ऐड किए जाते हैं अलग से, चाहे कार्बन हो, निकल हो, क्रोमियम हो, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि आयरन की बेस प्रॉपर्टी को इन्हांस करती है और एलॉय का शेप लेती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि स्टेनलेस स्टील बनाने में निकल क्रोमियम का बहुत योगदान होता है और कार्बन को हम उसमें हार्डनेस के लिए ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने गोल्ड देखा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन मैग्नेटिक एंड एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेनलेस स्टील में हम क्या ऐड करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं। किसके लिए, कार्बन ऐड करते हैं ताकि हार्डनेस आ जाए। फिर हम नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, निकल ऐड करते हैं। जब हम क्रोमियम ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें एंटी कोरोजिव प्रॉपर्टी आती है, जंग नहीं लगता है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। ठीक है, हाँ बी दिया है इसने। चलिए, तो स्टेनलेस स्टील में हमारे पास क्या हो गया, कार्बन हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया। कार्बन हार्डनेस के लिए है, निकल नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए है और क्रोमियम एंटी कोरोजन के लिए। नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब स्टेनलेस स्टील के पास आप मैग्नेट ले जाएंगे तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आयरन अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी उसको लूज कर देता है। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे जब हम एलॉय बना देते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आपके पास कुछ प्योर मेटल भी होगा। ठीक है, आपके पास कुछ प्योर मेटल भी हो, थोड़ा कंसेप्चुअल है ये। आपके पास कुछ प्योर मेटल भी होगा और आपके पास एलॉय भी होगा। अब मुझे बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल का ज़्यादा होगा। एलॉय बनने के बाद जो बेस मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट विल रिड्यूस, किसका, एलॉय का। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और, हम कोरोजन की बात कर रहे थे। कोरोजन रेसिस्टेंट बनाने के लिए उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्रोमियम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए कि जो कोरोजन होता है, अगर कोरोजन सिल्वर में हो गया तो कैसा कलर का हो जाता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्या बनाता है वो, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। दिस यू मस्ट रिमेंबर। अगर कॉपर है, कॉपर में अगर कोरोजन आएगा या कॉपर में अगर लेयर आएगा, कोरोसिव लेयर, तो वो कैसे आएगा, तो कॉपर जब मॉइस्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक ग्रीन कलर का लेयर बनाएगा, ग्रीन कलर का कोरोसिव लेयर बनाएगा। और ये क्या बनाता है, जो ग्रीन कलर का लेयर होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और वही इसका कोरोसिव लेयर होता है। अब आयरन की बात करें तो आयरन को जब हम मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कराते हैं, जब मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है रस्ट का। दिस रस्ट इज़ नथिंग बट कोरोजन। इसी के बारे में आपको पूछा था एग्जाम में कि रस्ट को अगर हम काफ़ी लंबे समय तक छोड़ दें तो आयरन का ओवरऑल वजन घटेगा कि बढ़ेगा, या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आयरन पे जो रस्ट लगता है उसको दूर करने के लिए हम उस पर एक कोटिंग करते हैं। उस किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। जो कोटिंग करते हैं, इस प्रोसीजर का क्या नाम है, इस प्रोसीजर का नाम है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ऑल राइट, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज जनरली यूज्ड इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको एक फ्लोराइड दिखेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है इंट्यूशन से भी सॉल्व करने चाहिए कि फ्लोराइड आप देखते होंगे टूथपेस्ट में लिखा हुआ रहता है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है अगर आपको नहीं भी आए तो इंट्यूशन से ज़रूर सॉल्व करिए इसको। तो चलिए टूथपेस्ट के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। टूथपेस्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है क्लीनिंग का, जो सुबह उठ के आप करते नहीं हैं, चाय पीने के बाद ही करते हैं। तो क्लीनिंग का काम करता है। तो क्लीनिंग करने के लिए इसमें कुछ एब्रेसिव्स ऐड किए जाते हैं। टूथपेस्ट में कुछ एब्रेसिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि क्लीनिंग का काम करते हैं। तो उन एब्रेसिव्स में हो सकता है सिलिका, या फिर लाइमस्टोन, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर एक किसी एलिमेंट का फॉस्फेट है। ये चीज़ ऐड करते हैं हम एब्रेसिवनेस बनाने के लिए। एब्रेसिवनेस मतलब अगर किसी चीज़ पे घिसोगे तो वो खुरदरा होता है तो क्या होता है, वो क्लीन हो जाता है। तो उसके लिए हम एब्रेसिव्स ऐड करते हैं। तो ये एब्रेसिव्स हम ऐड करते हैं किसमें, टूथपेस्ट में। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, ज्योग्राफी के सेक्शन में दिया हुआ है। तो अब फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड का काम क्या होता है आपके दांत में, ये कैविटी को रिड्यूस करता है। अब कैविटी कैसे बनेगी, तो आप ये समझिए कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के कारण कुछ शुगर पार्टिकल्स आपके मुंह में रह जाते हैं, या जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो क्या होता है, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करता है। डिग्रेड करके आपके जो
माउथ का जो इन्वायरमेंट है अंदर का, उसके पीएच को 5.5 से कम कर देता है। जैसे ही पीएच को 5.5 से कम कर देता है तो आपको पता होना चाहिए अगर 7 से पीएच कम हुआ तो कौन सा मीडियम हो जाएगा, वो एसिडिक मीडियम हो जाएगा। मतलब आपका माउथ जो है वो एसिडिक मीडियम में चला गया। अब जब माउथ एसिडिक मीडियम में चला गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका टूथ जो है वो एक एनामेल से बना हुआ होता है। जो टूथ एनामेल होता है वो किससे बना होता है? दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और इसको हम बोलते हैं दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ एनामल। किस चीज़ से बना हुआ होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स। ये क्या करता है कि ये पानी में तो डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाता है जब पीएच गोज़ बिलो 5.5। तो इसमें क्या होता है? कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। जब कोरोजन स्टार्ट होगा तो टूथ का कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो डीके होने लगेगा। उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट लेते हैं, जो कि कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। टूथपेस्ट क्या करेगा? जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो एसिड जो माउथ में है और जो टूथपेस्ट का बेस है, ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, साल्ट और वाटर रिलीज करेगा, आपके माउथ का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको एंड कर देगा। राइट नाउ टूथपेस्ट में हम लोग वाइट कलर किससे लाते हैं? वाइट कलर आता है टाइटेनियम ऑक्साइड से। स्पार्कलिंग जो है किससे आता है? वो आता है माइका से। इतना डिटेल ज़रूरत नहीं था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने इसको मेंशन कर दिया। आपकी मर्जी है, आप इसको याद करें ना करें। चलिए, अब एसिड बेस की बात हो रही थी, तो अब एक चीज़ बताइए, आपके डाइजेशन जब बिगड़ता है, जब एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या खाना पसंद करते हैं? एंटासिड। एंटासिड में क्या होता है? एंटासिड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक माइल्ड बेस है। ठीक है, माइल्ड बेस है, आपके बॉडी में जो एसिडिटी बनी है उससे रिएक्ट करेगा। कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और साल्ट एंड वाटर रिलीज हो जाएगा, आपका जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन पैकेज्ड फूड एज चिप्स। अच्छा, तो जैसे आप लेज का पैकेट खोलते हैं, देखते हैं उसमें हवा भरा हुआ रहता है, वो कौन सा गैस रहता है उसमें? तो उसमें कौन सा गैस रहता है? उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। नाइट्रोजन गैस क्यों रहेगा? बिकॉज दैट इज स्टेबल गैस, वो कभी रिएक्शन नहीं करता है फूड को पार्टिकल से। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो आपके फूड को पॉइजनस नहीं बनाएगा। अच्छा, फूड खराब क्यों होता है? फूड खराब होता है रेंसिडिटी के कारण, एक रेंसिडिटी के कारण खराब होता है। क्या होता है? जो फैट और ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन होगा या हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो अगर फिर लाइट और एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसका टेस्ट और कलर दोनों खराब हो जाता है। जब टेस्ट और कलर दोनों खराब होता है तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, और वो बहुत पॉइजनस नेचर का हो जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो रिलेटिवली स्टेबल गैस है, हार्मलेस गैस है, और ऑक्सीडाइजेशन नहीं करता है नाइट्रोजन डालने के बाद। तो क्या होता है? खाना सेफ रहता है, उसमें खाना स्पॉइल नहीं होता है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, आंसर शुड बी बी, राइट। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइजिंग ऑफ हॉट एयर बलून्स इन एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ। तो हॉट एयर बलून का अगर आप पूछे कि कौन से इक्वेशन से गवर्न होता है, कौन से एप्लीकेशन से चलता है, तो आप याद रखिए वो चार्ल्स लॉ से चलता है। क्यों चलता है चार्ल्स लॉ से? तो आपको पता होना चाहिए, फॉर ए फिक्स्ड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हॉट एयर बलून में आप देखते होंगे कुछ इस तरह का रहता है, यहाँ से उस पर कंटिन्यूस हीट दिया जाता है। तो जैसे ही हीट देते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर राइज होगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इसका मतलब इसके अंदर जो गैसेज हैं वो गैसेज क्या होंगे? गैस एक्सपैंड करेगा। जब गैस एक्सपैंड करेगा तो क्या करेगा? यहाँ नीचे खुला होता है, देखेंगे आप, खुला होगा तो यहाँ से निकलने की रशेज आउट, या फिर वो हल्का हो जाता है, डेंस कम हो जाता है वो, तो ऊपर राइज करने की कोशिश करेगा, जो इसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट देता है, जो इसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट देता है। इसलिए ये क्या है? चार्ल्स लॉ पे काम करता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप यही लिखेंगे, मतलब टिक मारेंगे, चार्ल्स लॉ में मारेंगे हॉट एयर बलून का। बाकी हमारे लिए उतना इसेंशियल नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बस उसको देखिए, वही आपसे पूछ सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास। देखिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीज़ होता है इसमें। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है, बीच में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन के चारों तरफ क्या घूमता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो बराबर किसके होता है, एटॉमिक नंबर के। जो प्रोटॉन होता है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो प्रोटॉन पे चार्ज रहेगा, तभी तो सिस्टम बैलेंस रहेगा चार्ज का। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का जितना नंबर है प्रोटॉन का उतना ही नंबर होगा। ये कहने का मतलब कि न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के बनाता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास को हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास को हम लिखते हैं कि चाहे आप लिखें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर आप लिखें इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर आप लिखें एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें पूछा गया है कि अगर सेम एटॉमिक मास है तो उसको क्या बोलेंगे। किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जेड एक्स वाई। ठीक है, एक्स क्या एटॉमिक नंबर है, वाई क्या है एटॉमिक मास है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज एटॉमिक मास इज डिफरेंट। नाउ इफ वी टेक कि एटॉमिक नंबर को हम डिफरेंट कर दें, जो एटॉमिक नंबर है हमारा उसको डिफरेंट कर दें, और एटॉमिक मास जो है इसको सेम कर दें। एटॉमिक नंबर को डिफरेंट कर दें, एटॉमिक मास को सेम कर दें, तो ये बनाता है आइसोबार। राइट, तो ये सब चीज़ जो है, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है न्यूट्रॉन का नंबर। जैसे जैसे न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है तो उसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता जाएगा, इवन दो एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम लेफ्ट आफ्टर अटेनिंग ए पॉजिटिव चार्ज। आप एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर पॉजिटिव चार्ज कोई एलिमेंट बनाता है तो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। अगर नेगेटिव चार्ज बनाता है तो क्या बनाता है, एनायन बनाता है। इसका कंसेप्ट हम नहीं बताएंगे, काफ़ी डिटेल से बता चुके हैं। अगर आपको समझना है तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा लूज करने की होती है, वो कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा एनायन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज कोई एटम बनाया है, इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज बनाता है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आप मुझे बताइए, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट आफ्टर अटेनिंग ए पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो आपको पता है हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, सॉरी हाइड्रोजन का जो एटम है, उसमें एटॉमिक नंबर ही उसका 1 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर अगर एक पॉजिटिव चार्ज बोलेगा, इसका मतलब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 0 अंडा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग CaOH होल टॉइस। देखो CaOH होल टॉइस जो है ना एकदम फेवरेट है बीपीएससी का, किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से इस क्वेश्चन को रखता ही है ये। चाहे ठीक है, चाहे स्लैग लाइम पूछ लेगा, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछ ले, तो ये सब पूछता है जनरली। अब बताइए क्विक लाइम किसको बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं CaO को। स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं, इसी CaO को जब रिएक्शन करा दो तुम किसके साथ, वाटर के साथ, तो एक कंपाउंड बनता है, वो बनता है CaOH होल टॉइस। ये CaOH होल टॉइस जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब हमने क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम देख लिया, तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये वाला, CaOH होल टॉइस ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। ये तो बिल्कुल सही है ना। CaOH रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। आई थिंक CaOCl2 होता है। इसको फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लें यानी स्लेक्ड लाइम को लें, इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ कराएंगे, क्योंकि क्लोरीन हमको इंक्लूड करना है ब्लीचिंग पाउडर में। तो जो रिएक्शन होता है वो ऐसा होता है कि CaOCl2 प्लस H2O निकल जाता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमको रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है, हमको बस देखना है कि क्लोरीन से रिएक्शन करने पे ब्लीचिंग पाउडर क्या बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करने पे ब्लीचिंग पाउडर बनाता है कि नहीं बनाता है। तो ये जो सब्सटेंस बनता है, दिस इज नथिंग बट योर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है
वाटर क्लीनिंग म्यूनिसिपैलिटी में देखते होंगे कि बड़े बड़े टंकी में बोरा का बोरा ब्लीचिंग पाउडर डालता है ताकि वाटर में कंटामिनेशन कम हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है इसमें, इट इज़ यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। इसको शुगर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, याद रखिएगा कि दिस इज़ यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर डी होना चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, आपको 9 या 10 तो आना ही चाहिए इसमें। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हमने देखा, अब केमिकल नेम उसका क्या है? देखिए कैल्शियम OCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ऐसा होना चाहिए नाम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं, हाइड्रोक्साइड है मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है, कार्बोनेट अब देखते हैं जहाँ भी कार्बोनेट है तो C और O का मिश्रण जरूर होगा वहाँ पे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कहीं ना कहीं यही तो सही लग रहा है हमको, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप अपना जो मार्क्स आया है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।